गुड मॉर्निंग बच्चों, हम एनसीईआरटी की भूगोल की बुक पढ़ रहे हैं जो क्लास 10th की है। हमने इस बुक का चैप्टर 5 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन को शुरू किया था। पिछले वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया, जिसमें आपने जाना कि ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक परंपरागत साधन और दूसरा गैर परंपरागत साधन। परंपरागत साधन को हमने पढ़ लिया। इस वीडियो में इस चैप्टर के पार्ट 3 को पढ़ेंगे, जिसमें गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे और साथ में ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार करेंगे इसके बारे में भी जानेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने जितने भी ऊर्जा के साधन को पढ़ा, ये सभी परंपरागत संसाधन थे। अब हम गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन के बारे में जानेंगे। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन जिसे हमने अभी हाल ही में शुरू किया है, यानी ये ऊर्जा के नवीनतम संसाधन है। हम जानते हैं कि हमारी अधिकतर ज़रूरतें ऊर्जा से ही पूरी होती हैं। इसके लिए हम कोयला, खनिज तेल और गैस जैसे जीवाश्मी ईंधनों पर ही निर्भर करते हैं, जिससे भविष्य में ऊर्जा के लिए चिंताएं पैदा हो रही थीं। जीवाश्मी ईंधनों के प्रयोग से पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा था। इन सब बातों को देखते हुए नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों की उपयोग की बहुत ज़रूरत है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु या आणविक ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन कहलाते हैं। इसमें सबसे पहले हम परमाणु या आणविक ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु या आणविक ऊर्जा में अणुओं की संरचना को बदल दिया जाता है। इससे जो ऊष्मा या हीट निकलती है, इसका इस्तेमाल ऊर्जा पैदा करने में किया जाता है। ये आपने साइंस की क्लास में पढ़ा होगा। साइंस सब्जेक्ट में इसे आपने अच्छे से समझा होगा। जैसे यूरेनियम और थोरियम के अणुओं की जो संरचना होती है, उसमें परिवर्तन करते हैं और उससे जो ऊष्मा निकलती है, इसका प्रयोग ऊर्जा पैदा करने में की जाती है। झारखंड राज्य में पूर्वी सिंहभूम के जादूगढ़ा गांव में और राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी में यूरेनियम और थोरियम पाए जाते हैं। केरल में मोनोजाइट रेत में भी थोरियम पाई जाती है। अब हम अपने देश में किन किन स्थानों पर आणविक ऊर्जा के संयंत्र या प्लांट स्थापित हैं, इनको देखते हैं। इस मानचित्र को देखिए। यहाँ उत्तर प्रदेश में नरोरा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यहाँ पर राजस्थान में रावत भाटा में एक आणविक ऊर्जा का संयंत्र है। यहाँ पर देखिए गुजरात में काकरापारा में, और यहाँ पर ये तारापुर ट्राम्बे में परमाणु प्लांट है। ये तारापुर प्लांट भारत का सबसे पहला परमाणु वैद्युत संयंत्र है। इसका निर्माण 1972 में किया गया था। यहाँ देखिए कर्नाटक में कैगा में एक कारखाना है। ये कर्नाटक के उत्तर में कन्नड़ जिले में स्थित है। यह प्लांट 2000 से कार्य कर रहा है। ये देखिए ये कलपक्कम में तमिलनाडु में एक जिला कांचीपुरम का एक शहर है। यहाँ पर परमाणु संयंत्र है। इस राज्य में एक और परमाणु संयंत्र है जो कुडनकुलम में है, यहाँ पर स्थित है। आपने जान लिया कि भारत में परमाणु संयंत्र या प्लांट कहाँ कहाँ स्थापित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सौर ऊर्जा के बारे में जानेंगे। सूरज की किरणें से जो ऊर्जा पैदा की जाती है, उस ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। ये भी एक गैर परंपरागत ऊर्जा साधन है। हम जानते हैं कि भारत एक उष्णकटिबंधीय वाला देश है, यानी यहाँ पर सूरज की किरणें हमें आसानी से प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए हमें टेक्निक का प्रयोग करना होगा। एक टेक्निक है जिसका नाम फोटोवोल्टाइक टेक्निक है। इस टेक्निक के ज़रिए सूरज की किरणें को, यानी हीट को या धूप को, सीधे विद्युत में बदल दिया जाता है। आपने भी जगह जगह पर सौर प्लेटों या सोलर पैनल लगे हुए देखा होगा। इन सोलर पैनल में फोटोवोल्टाइक टेक्निक लगा होता है, जो सूरज की किरणें आ रही हैं उन्हें अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और सीधे इन किरणों को बिजली में बदल देता है, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। गांव में इसका उपयोग अधिक हो रहा है क्योंकि धूप तो हर जगह पर मिल जाता है। जब ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का प्रयोग अधिक होने लगेगा, तो गाँव के लोग जो अपने घरों में उपले और लकड़ी पर खाना पकाते थे, वह अब सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने लगेंगे, जिससे पर्यावरण संरक्षण होगा और साथ ही साथ पेड़ों की कटाई भी कम हो जाएगी। और जो उपले बनते थे वे सब कृषि में
खाद के रूप में इस्तेमाल होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा हमारे लिए अधिक फ़ायदेमंद साबित होगा और हम भविष्य में भी इसका प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि सूरज तो हमेशा रहेगा, वह ख़त्म नहीं होगा। अभी वर्तमान में हमारा देश भारत सबसे सस्ता सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश बन गया है। अब हम पवन ऊर्जा को जानेंगे। यह भी एक गैर परंपरागत ऊर्जा साधन है। बहती हुई हवा से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के लिए पवन चक्की बनाई जाती है। इसमें पंखे को बहुत ऊंचाई पर मजबूत खंभे के सहारे लगाया जाता है। ये इस इमेज को देखिए, ये मजबूत खंभे से इस पंखे को ऊंचाई पर लगा दिया जाता है और जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो पंखा घूमता है, जिससे पीछे लगा हुआ अल्टरनेटर भी घूमता है और इससे बिजली तैयार की जाती है। भारत में तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुराई तक पवन ऊर्जा फॉर्म के विशाल पेटी फैले हुए हैं। इसके अलावा कई राज्य ऐसे हैं जहां पवन ऊर्जा फॉर्म है, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप। हमारे देश में नागरकोइल और जैसलमेर में पवन ऊर्जा के अधिक उपयोग किए जाते हैं। ये नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधन है, क्योंकि जब तक हम रहेंगे हवा भी रहेगी, ख़त्म नहीं होगी। इसलिए इस ऊर्जा का हमें विकास करके दूसरे सीमित साधन को बचा सकते हैं, किंतु इस ऊर्जा को पैदा करने में बहुत खर्च होता है। अब हम बायोगैस के बारे में जानेंगे। बायोगैस क्या है? जब हम जैविक पदार्थों के अपघटन या सड़ाते गलाते हैं तो उससे जो गैस निकलती है उसे ही हम बायोगैस कहते हैं। यह अधिकतर गांव के इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है। ग्रामीण इलाकों में जो झाड़ियाँ होती हैं, कृषि के बचे हुए अपशिष्ट होते हैं, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट होते हैं, इन सभी जैविक पदार्थों का अपघटन किया जाता है, यानी इन सभी चीज़ों को सड़ाते हैं और उससे जो गैस निकलती है उसका इस्तेमाल घरेलू कामों में लिया जाता है। बहुत से गांव में पशुओं का गोबर प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको गोबर गैस प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। गोबर गैस प्लांट किसानों और व्यक्तियों को दो तरह से फ़ायदा पहुंचाते हैं। एक ऊर्जा के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं और दूसरा उर्वरक या खाद के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस बायोगैस प्लांट में अधिकतर गोबर का प्रयोग होता है, इससे खाद की गुणवत्ता बढ़ती है। ये देखिए, यह गोबर गैस प्लांट है। अब हम ज्वारीय ऊर्जा के बारे में जानेंगे। महासागरों की तरंगों में ज्वार चांद और सूरज के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, इसलिए महासागरीय तरंगों का इस्तेमाल करके हम बिजली पैदा कर सकते हैं। इसके लिए संकरी खाड़ी होना चाहिए या छिछली ज़मीन होना चाहिए। जैसे हमारे देश में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और पश्चिमी तट पर गुजरात में ज्वारीय तरंगे के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए बहुत अच्छी दशाएं मौजूद हैं। और पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन क्षेत्र है, वहाँ पर गंगा के डेल्टा में भी ज्वारीय तरंगे द्वारा ऊर्जा पैदा करने की अच्छी दशाएं हैं। चलिए अभी इस इमेज के द्वारा ज्वारीय ऊर्जा को थोड़ा समझते हैं। हम जानते हैं कि महासागरों में ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा यानी समुद्र की लहरें कभी ऊपर उठती हैं तो कभी नीचे हो जाती हैं, इसे ही ज्वार भाटा कहते हैं। इस तरह ये देखिए, इस तरह ये ऊपर वाला ज्वार और ये नीचे वाला भाटा। इस इमेज को देखिए, इसमें यहाँ पर ज्वार आता रहता है, यहाँ पर एक बांध या गेट लगा दिया जाता है और जब उच्च ज्वार आता है तो गेट खोल दिया जाता है, जिससे पानी अंदर आ जाता है और पानी जमा हो जाता है। और जब निम्न ज्वार में इस पानी को पाइप के द्वारा निकाला जाता है। ये देखिए, यहाँ पर एक टरबाइन लगा होता है। जब ये पानी यहाँ से पाइप के द्वारा निकाला जाता है, यानी समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जो इसे टरबाइन की ओर ले जाता है, तो इसमें काफ़ी फोर्स होता है जो इस टरबाइन को घुमाता है, जिससे बिजली पैदा की जाती है। इस तरह ज्वारीय ऊर्जा पैदा की जाती है। अब हम भूतापीय ऊर्जा के बारे में जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि भू का अर्थ होता है ज़मीन और ताप मतलब हीट या गर्मी, यानी ज़मीन के अंदर जो ऊष्मा है उससे ऊर्जा पैदा की जाती है, उसे ही भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे जैसे हम ज़मीन की गहराई की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे पृथ्वी की ताप भी बढ़ता जाता है।
यानी अधिक तापमान पाया जाता है। इससे चट्टानें भी गर्म हो जाती हैं। ज़मीन के अंदर भूमिगत जल भी होता है, यानी ज़मीन के अंदर जो जल होता है चट्टानों से ऊष्मा को अवशोषण कर लेते हैं, यानी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं और गर्म हो जाते हैं। और ज़मीन के नीचे जो मैग्मा है उससे भी गर्मी मिलती रहती है, जिससे ये गर्म हो जाते हैं। जब ये अधिक गर्म हो जाते हैं तो पृथ्वी की सतह की ओर उठने लगते हैं और भाप में बदल जाते हैं। इस भाप का इस्तेमाल टरबाइन चलाने में किया जाता है, जिससे बिजली पैदा की जाती है। ये तो समझ गए कि किस प्रकार ज़मीन के अंदर की ऊष्मा से बिजली बनाई जाती है। हमारे देश भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं। चश्मा या आँखों में पहनने वाला चश्मा नहीं, अगर ज़मीन के अंदर से खुद ब खुद पानी बाहर आ जाता है तो उसे हम चश्मा कहते हैं। इन गर्म चश्मों का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाता है। भारत में भूतापीय ऊर्जा की 2 प्रायोगिक परियोजनाएं हैं। जैसे नंबर 1 हिमाचल प्रदेश में मणिकरण एक स्थान है, इसके नज़दीक पार्वती घाटी में, और दूसरा लद्दाख में पूगा घाटी में। इन दोनों स्थानों में भूतापीय ऊर्जा का दोहन या इस्तेमाल किया जाता है। हमने आज की वीडियो में जितने भी ऊर्जा साधन को पढ़ा, ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन हैं। इससे पहले के वीडियो में परंपरागत ऊर्जा साधन के बारे में जाना था। हमने दोनों ऊर्जा के साधनों के बारे में पढ़ लिया। अब हम इन ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत जरूरत है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हर एक क्षेत्र में, चाहे वह कृषि हो, चाहे उद्योग, चाहे परिवहन, यह व्यवसाय या घरेलू ज़रूरतें हों, सभी के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे हम विकास की ओर जा रहे हैं, ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती जा रही है और हम ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो साधन है वह सीमित है, वह धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और इनके बनने में भी करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए हमें ऊर्जा साधन को बचाने के लिए कुछ उपाय या तरीके करने होंगे। जैसे पहली बात, हमें सतत पोषणीय मार्ग को अपनाना चाहिए, यानी हम ऊर्जा के इस्तेमाल के साथ साथ इसके संरक्षण को भी बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही साथ हमें ऐसे ऊर्जा साधन का अधिक उपयोग करना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान कम हो और जो लंबे समय तक इस्तेमाल हो सके, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा आदि। अगर हम इन ऊर्जा संसाधनों का विकास करते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक इसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरी बात, हमारे पास ऊर्जा के जो सीमित साधन हैं उनका उचित उपयोग करने के लिए सावधानीपूर्वक उपागम या अप्रोच अपनाना होगा। जैसे मान लीजिए हमें कहीं जाना होता है तो हम अपनी कार का इस्तेमाल करते हैं, तो एक आदमी के लिए उतना ही पेट्रोल डलवाना पड़ता है जितना में 5 से 8 आदमी चले जाएंगे। इसी तरह बहुत सारे लोग कार का इस्तेमाल करते हैं, इससे हानिकारक गैस भी पर्यावरण में फैल जाती है। इसलिए अगर हम निजी वाहन को छोड़कर सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करते हैं तो एक तरह से हम ऊर्जा का बचत करते हैं। इसी तरह घर में बिना ज़रूरत के कोई उपकरण बिजली से चल रहा है तो उसे बंद करके भी हम ऊर्जा का बचत कर सकते हैं। इसी तरह हम ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके इस्तेमाल में कम बिजली खर्च होती है, तो इससे भी ऊर्जा की बचत हम कर सकते हैं। हम ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का उपयोग करते हैं तो ये भी हमारा एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ बड़ा ही करें। इन छोटी छोटी उपायों से हम ऊर्जा का बचत कर सकते हैं, तो ये भी एक तरह का ऊर्जा का उत्पादन ही होगा, क्योंकि ऊर्जा का बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। यानी अगर हम ऊर्जा को बना नहीं सकते हैं, बचा तो सकते हैं। हम जो ऊर्जा को बचाते हैं वही हमारा उत्पादन हुआ। मेरे ख्याल से आपको सभी टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें। अब अगले वीडियो में चैप्टर 6 के साथ मिलते हैं। थैंक यू।